ठीक है फिर। अ, पहले का कोई दिक्कत है? सर एक फॉर्मूला डिराइव करके बता सकते हो? कौन सा? सर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू एट आर इन एक्सटर्नल फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू एट आर इन एक्सटर्नल फील्ड। मतलब यहाँ पे कोई चार्ज क्यू है। यस सर। हाँ, और और एक्सटर्नल फील्ड है आर की डिस्टेंस पर। मतलब नहीं समझा कि यहाँ पे इधर की तरफ मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है, फंक्शन ऑफ आर है। यस सर। हम्म। सर तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलता है? अम, मान लेते हैं पॉइंट पी है, किसी आर दूरी पे होगा अगर कोऑर्डिनेट लेंगे तो। ठीक है, इस पॉइंट पी पे हम पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। यस सर। भी क्या होगा? ई डॉट डी आर। यस सर। ठीक है, हमें पोटेंशियल एनर्जी पता करना है तो दोनों तरफ क्यू से मल्टीपल कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। अच्छा, माइनस। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इसी से जो भी फंक्शन दिया रहेगा, जो भी हमारा कोऑर्डिनेट रहेगा, उसके हिसाब से अपना खुद कर लेंगे। और बस यही तो सर। बाकी कोई क्वेश्चन तो अभी दिए नहीं होंगे। नो सर। ठीक है, तो कैपेसिटर में शायद हम लोग ये देख लिए थे कि कैपेसिटेंस क्या होता है किसी भी कंडक्टर का। और अगर कंडक्टर के आजू बाजू में अगर हम दो, एक कोई चार्ज कंडक्टर है उसके बगल में अपोजिटिवली चार्ज कंडक्टर रख देते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। और ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कि कैपेसिटर है। फिर देखे थे कि अगर हम शेप और साइज के ऊपर बहुत तरह के कैपेसिटर होता है। ठीक है, जैसे कि अगर दो कंडक्टर ऐसा रख दिया तो ये भी कैपेसिटर ही है। दो वायर ऐसा रख दिया, चार्ज है दोनों पे, तो ये भी कैपेसिटर ही है। तो ये सब पूछे जा सकते हैं। बेसिकली हम लोग तीन तरह के पढ़ते हैं, एक स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, बाकी कोई सा भी अरेंजमेंट देके हमसे पूछा जा सकता है तो प्रोसेस एक ही होगा। भी पोटेंशियल फाइंड करना होगा और क्यू बाई वी जो होता है कैपेसिटेंस होता है। एक बार कैपेसिटेंस पता चल गया तो आगे की कहानी जो होगा सो होगा। ठीक है, हम लोग पहले देखते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, हम लोगों ने देखा था कि तीन तरह के कैपेसिटर ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज होता है स्फेरिकल। नाम से ही पता चल रहा है कि ये स्फेयर टाइप का होना चाहिए। तो ये जो होता है कंसेंट्रिक स्फेयर होता है। ये एक स्फेयर हो गया, ऐसा एक स्फेयर बाहर हो गया। ठीक है, ये सेंटर है, इसका रेडियस मान लेते हैं ए है और इसका रेडियस बी है। ये सॉलिड ले सकते हैं, कंडक्टर है, बाहर वाला जो है सेल है। सेल है तो यहाँ पे हो सकता है कि ऐसा, बुक में देखोगे तो ऐसा बनाया हुआ मिलेगा। ठीक है, ये ऐसा सेल, अंदर वाला सॉलिड कंडक्टर है, ये बाहर सेल है। ए रेडियस का है और ये बी रेडियस। थिकनेस इतना कम है कि इनर एंड आउटर रेडियस जो है हम बी ही मानेंगे इसका, बाहर वाले का। अब हम लोग देखे थे कि कैपेसिटर बनाने के लिए अंदर वाले प्लेट्स पे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होने चाहिए। तो अगर हम इस पे किसी भी तरीके से प्लस क्यू चार्ज दे दिए तो यहाँ पे हम जानते हैं कि माइनस क्यू चार्ज अंदर वाले पे इंड्यूस होगा और बाहर वाले पे प्लस क्यू चार्ज होगा। ऐसा होगा। अब अगर हम किसी भी तरीके से इस प्लस क्यू चार्ज को हटा दें तो अंदर में हमें प्लस क्यू एंड माइनस क्यू दिखेगा और हमें पता चलेगा कि एक कैपेसिटर बन रहा है। तो एक तो प्रोसेस होता है कि हम अंदर वाले प्लेट को और इस बाहर वाले प्लेट को एक बैटरी से कनेक्ट कर दें। तो क्या होगा कि एक से उठ के दूसरे पे चार्ज गया है तो वैसा हो जाएगा। दूसरा ये है कि अगर हम इसे ऐसा ग्राउंडिंग कर देते हैं
तो ग्राउंडिंग करेंगे यानी कि इसका आउटर सरफेस जो होना चाहिए, इसका पोटेंशियल 0 होना चाहिए। अब पोटेंशियल 0 होने के लिए अगर हम इस पे चार्ज फाइंड करेंगे, लेट से x, तो x का वैल्यू कोई फाइंड कर सकता है? बोलो। ऐसा हम लिख रहे हैं, इस पे प्लस क्यू है, अगर हम इसे ग्राउंडिंग कर दें तो ये अंदर वाला हो जीरो गया, हो जाएगा। 0 हो जाएगा, सबको दिख रहा है। इस पे माइनस क्यू है, हम मान लेते हैं ग्राउंडिंग करने के बाद इस पे x है, बाहर वाले का पोटेंशियल 0 होना चाहिए। तो ये a, ये b, x का वैल्यू क्या होगा बताओ? 0 होना चाहिए। ये क्या लिखेंगे, के क्यू बाई बी प्लस के माइनस क्यू बाई बी प्लस के एक्स बाई बी। तो यहाँ से दिख रहा है कि एक्स जो है 0 है। ठीक है, पोटेंशियल लिखने सबको आता है, तो हम पोटेंशियल फॉर्मूला से लिख लिए हैं। तो हमें एक्स का वैल्यू जो दिख रहा है 0 है, तो एक्स 0 है यानी कि हमें एक सिंपल सा ऐसा अरेंजमेंट मिल जा रहा है। ठीक है, यानी कि इस पे सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज ऐसे दिख रहा है और इसके अंदर वाले पे ऐसा माइनस चार्ज दिख रहा है। और यहाँ पे हम ग्राउंडिंग कर रखे हैं ताकि बाहर कोई चार्ज नहीं है। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ कि अगर ध्यान से देखो तो जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों बीच के जो रीजन दिख रहा है हमें, उसी रीजन में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी कि जितना भी एनर्जी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो उसी रीजन में होगा। बात समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है, अगर ये चीज हमें पता चल गया तो हम इस पे बोल रहे हैं क्यू चार्ज है, तो एक पे प्लस क्यू, एक पे माइनस क्यू। ये प्लस क्यू हो गया और यहाँ पे माइनस क्यू हो गया। तो हमें यहाँ पे अब इसका कैपेसिटेंस निकालना है। दो स्फीयर्स हैं, ऐसा अगर हम एक अरेंजमेंट बना लेते हैं तो ये जो अरेंजमेंट है ये हमको हमें बोला जाता है कि स्फेरिकल कैपेसिटर। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो भी कैपेसिटर उसका शेप जो है कंडक्टर का वो स्फेरिकल है, इसलिए। अब अगर हम इसका कैपेसिटेंस फाइंड करना चाहते हैं, इसका कैपेसिटेंस क्या होगा? ठीक है, कैपेसिटेंस क्या होगा? तो चार्ज हमें पता है कि दोनों पे, एक पे प्लस क्यू है, एक पे माइनस क्यू है। अगर दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए तो काम बन जाए। तो अंदर वाले प्लेट जो है सरफेस, उसे ए बोल रहे हैं और ये बाहर वाला बी। तो हम तो ये जानते हैं बाहर वाले को ग्राउंड किए हैं, तो पोटेंशियल ऑफ बी जो होगा 0 होगा। पोटेंशियल ऑफ ए क्या होगा, कोई बताएगा? के क्यू बाई ए। के क्यू बाई ए माइनस के क्यू बाई बी भी तो होगा बाहर वाले चार्ज के कारण, यस सर, यस। उसके इनसाइड का पार्ट है। तो ये चीज का हम यहाँ से सोच सकते हैं के क्यू 1/a-1/b। तो डेल्टा भी चेंज इन पोटेंशियल हमें कितना मिल रहा है, जिसे हम भी बोल रहे हैं, ये हमें ए मिल जाएगा, बी भी तो 0 है, 1/a-1/b। अब हम जानते हैं कि c जो होता है होता है q बाई वी। तो q बाई वी ध्यान से देखो क्या दिख रहा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के को हम ये लिख दिए 1/a-1/b, यही दिख रहा है। दिख रहा है। तो कैसा भी अरेंजमेंट हमें दे, बोले कि ये कैपेसिटर बन रहा है, हमारे यही प्रोसेस होना चाहिए कि हाँ, हमें कैपेसिटेंस पता करना है, तो कैपेसिटेंस क्यू बाई वी का रेशियो होता है। तो क्यू हमें पता है, तो भी अगर पता कर लिए यानी पोटेंशियल डिफरेंस पता कर लिए, दोनों का रेशियो लेंगे, वही हमारा कैपेसिटेंस। क्लियर है ये? यस सर।
ठीक है, नेक्स्ट है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि सिलेंड्रिकल शेप के दो कंडक्टर्स यूज होंगे, तो वही चीज हम बना रहे हैं। ठीक है, ये एक कंडक्टर हो गया, इसके बाहर में एक ऐसा कंडक्टर हो गया। ठीक है, दो सिलेंड्रिकल कंडक्टर्स हैं जिसका एक्सिस जो है हमने सेम माना है। एक का रेडियस ए है तो दूसरे का रेडियस बी है। सेम उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। मान लेते हैं कि अंदर वाले पे हम लोगों ने ऐसे सरफेस पे इसके प्लस क्यू चार्ज दे दिया, तो यहाँ पे बाहर वाले पे माइनस क्यू दिखेगा। हम इसे बाहर से ग्राउंडिंग कर देते हैं, तो बाहर वाले पे फिर से हमें जो है पोटेंशियल चार्ज जो है बाहर वाले पे 0 दिखेगा, जो भी चार्ज होगा इनसाइड वाले पे रह जाएगा। ठीक है, तो इस केस में अगर हम कैपेसिटेंस पता करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, बोलो। सर क्या क्वेश्चन क्या था? ठीक है, ऐसा अगर हमें अरेंजमेंट मिल गया तो ये कैपेसिटर बनता हुआ दिख रहा है कि अंदर वाले पे ऐसा माइनस चार्ज और प्लस चार्ज ऐसा दिख रहा है, तो एक यस सर। कैपेसिटर बनता हुआ हमें दिख रहा है। कैपेसिटर अगर बन रहा है तो वही पता करना है कि कितना कैपेसिटेंस होगा। कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए, तो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस पता करना, कैसे करोगे? सर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल बाय एल एन बी बाय ए। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई एल एन बी बाई ए। ठीक है, कैसे फाइंड किए? सर एक गॉसियन सरफेस मान लिया, वो एक्स डिस्टेंस पे कोएक्सियल करके, जिसका लेंथ दोनों के लेंथ के बराबर ही मान लिया हाँ अंदर ठीक है। वाले के, और फिर हाँ उसको ठीक है। निकाल। ठीक है, तो हम लोगों ने तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता करके रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है आर के रेडियस के रिस्पेक्ट में? 2 के लेमडा बाई आर आया था। याद है? जैसे इसे हम थीनी यस मान सर। रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2 के लेमडा बाई आर, लेमडा चार्ज डेंसिटी है, फाइंड करोगे गॉसियन सरफेस बना के तो यही आएगा। हमें जो है इन दोनों सरफेस ए सरफेस और बी सरफेस दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। बी ग्राउंडेड है तो उसका 0 होगा, फिर भी ए का अगर पोटेंशियल पता चल जाए तो हम लोग काम हो सकता है, या फिर दोनों का बीच का ही पता कर लो। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि डीवी जो होता है वो क्या होता है, माइनस डी आर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल रहे हैं कि ए से बी का पता करना चाहते हैं तो बी ए बी बी माइनस बी ए, या फिर वी ए माइनस बी बी लिख देते हैं, इधर माइनस वाला साइन हटा देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2 के लेमडा बाहर आ गया 1 बाई आर डी आर, कहाँ से कहाँ, ए से बी तक। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 के लेमडा एल एन बी बाई ए, ये आ गया हमारा डेल्टा बी। ठीक है, यानी कि हम भी बोल दे रहे हैं लेमडा है तो एल लेंथ के लिए अगर पर यूनिट लेंथ के लिए ले लेंगे तो क्यू इंटू एल लिख सकते हैं।
Yes, ठीक है, sir. तो इसके बाद सॉल्व कर लेना है। आगे बताओ कितना आ रहा है सबके। So 2 pi epsilon naught L by ln b by a. ठीक है, ठीक है। तो C इजकल टू क्या होता है, Q बाई V। तो Q बाई V अगर करेंगे तो V अगर लिख लेते हैं तो Q के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा इंटू Q बाई 2 लैम्डा ln B बाई A। ठीक है, ये चीज आ रहा है। अगर Q टोटल चार्ज है पर यूनिट लेंथ के लिए, यूनिट लेंथ अगर रहेगा तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि लैम्डा इजकल टू क्या होगा, लैम्डा इंटू 1 इजकल टू Q। ठीक है, यहाँ पे Q है, इसमें दूसरा चार्ज दे रहे हैं। ठीक है, पर यूनिट लेंथ के लिए लैम्डा इजकल टू Q हो जाएगा, Q Q कैंसिल हो जाएगा, C इजकल टू दिख रहा है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई ln B बाई A। ठीक है, मेन है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। एक बार पोटेंशियल डिफरेंस हो गया तो काम हो गया। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, इसके ऊपर तो पूरा ही चैप्टर पर डिपेंड करेगा क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में हम लोग को ज्यादा पढ़ना है। बाकी सब और कोई भी कैपेसिटर देता है तो उससे कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए ही पूछेगा, तो उसके लिए यही प्रोसेस है। चार्ज पता होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अपना पता करना है, जैसे भी पता करें, फिर C इक्वल टू Q बाई V कर देना है। नेक्स्ट है हमारा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यानी कि ऐसे पैरेलल प्लेट्स रखे होंगे, अब इस पे हमें चार्ज देना है। तो चार्ज देने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे एक बैटरी से कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो बैटरी क्या करता है कि एक प्लेट से ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को निकाल कर दूसरे प्लेट पे जाके डिपॉजिट कर देता है। तो जिस प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स निकले उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है और जिस पे डिपॉजिट हुआ यानी कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है उस पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो एक पे हमें ऐसा प्लस क्यू दिखता है, एक पे माइनस क्यू दिखता है, पहले से अगर दोनों ने न्यूट्रल थे तो इसी चीज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ठीक है, यानी कि इस पे ऐसा प्लस चार्ज दिख रहा है, इस पे माइनस चार्ज। ठीक है, जो हायर पोटेंशियल से दिख रहा है कनेक्टेड है उस पे प्लस चार्ज, जो लोअर पोटेंशियल से कनेक्टेड है वो माइनस चार्ज। तो ये हमारा कैपेसिटर है, ऐसा बन रहा है। तो इसी चीज से रिलेट करके हम लोग जो डेनोशन है डिनोट करते हैं, यानी कि नोटेशन जो कैपेसिटर का होगा वो ऐसा होगा या फिर ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि कैपेसिटर को डिनोट करने का तरीका होगा, जैसे रेजिस्टेंस है उसका एक सिंबल होता है, बैटरी का सिंबल है, वैसे ही कैपेसिटर का ये सिंबल होगा। दोनों लाइन लंबे लंबे रहेंगे, मतलब बराबर बराबर रहेंगे, या फिर एक ऐसा टेढ़ा रहेगा एक सीधा रहेगा। क्योंकि बहुत बार होता है कि बैटरी बना रहे होते हैं, कैपेसिटर बना रहे होते हैं, तो समझ में नहीं आता है कौन कैपेसिटर है कौन बैटरी है। क्योंकि पेन से बना रहे हैं, हो सकता है दोनों लाइन बराबर हो जाए, दोनों लाइन छोटा बड़ा हो जाए, तो बाद में समझने में दिक्कत होता है, तो इसलिए इसे ये बना दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, एक पे प्लस क्यू चार्ज एक पे माइनस क्यू चार्ज। अब इसका हमें कैपेसिटेंस पता करना है, तो क्या करेंगे बताओ। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। हाँ, एक पे प्लस क्यू है एक पे माइनस क्यू है, कैसे निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। डिस्टेंस मान लेते हैं डी है, पहले इसका इलेक्ट्रिक एक फील्ड क्रॉस। निकाल के फिर इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, ए का पोटेंशियल हायर है तो वी ए माइनस वी बी हम निकाल रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें कांस्टेंट होता है तो ए इंटू डी लिख सकते हैं। यस सर। यस सबको
इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है। क्यू चार्ज है, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है, हम लोग पहले भी शायद देखे थे कि इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है, 0, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है, 0, सबको पता है ये, यस। ठीक है। बीच में जब इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे तो दोनों की वजह से होता है, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बचता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्यू के टर्म में लिख सकते हैं, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एक सीट की वजह से एक बार क्यू, ये वाला पॉइंट बता दिए ना कि कौन बाहर सा, में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कर रहे हैं जो। ठीक है, यानी कि एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस नहीं करे हो ना, उसमें सर दे किया था रखा है, लेकिन उतना अच्छा से समझ नहीं आया, मतलब क्लैरिटी नहीं आया। ठीक है। ये दो सीट हो गया, एक पे प्लस चार्ज एक पे माइनस चार्ज, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहेंगे तो इसकी वजह से भी होगा और इसकी वजह से भी होगा, प्लस वाले के कारण इधर होगा और माइनस वाले के कारण इधर। यस इलेक्ट्रिक सर। फील्ड सीट की वजह से डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एक सीट पे चार्ज रहा तो, थिन सीट पे नॉन कंडक्टिंग हो या फिर कंडक्टिंग ही हो, सिर्फ एक साइड में चार्ज रहे तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे दोनों पे चार्ज सेम है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, तो क्या ये दोनों आपस में कैंसिल आउट कर जाएंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिला फर्स्ट रीजन में, 0। वैसे ही क्या थर्ड रीजन में भी 0 मिलेगा, बोलो। यस सर। इस रीजन में दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिर्फ ये वाला ऊपर वाला मिलेगा हमें, यस सर, ठीक है। समझ आ गया। यस सर। बीच में जब निकालेंगे तो दोनों की वजह से सेम डायरेक्शन है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, जुट जाएंगे, तो बीच में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू के टर्म में सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, तो क्यू बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम VA माइनस VB को हम बोल रहे हैं, दिस इम्प्लाइज दैट कि V इक्वल टू E, यानी कि Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी है, तो C इक्वल टू क्या होगा, Q बाई V एप्सिलॉन नॉट A बाई, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है। C जो आ रहा है पैरेलल प्लेट्स के लिए वो कितना आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ठीक है, यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स रहा, तो उसके लिए अगर हमें कैपेसिटेंस फाइंड करना होगा तो हम लोग इससे निकाल सकते हैं। यहाँ से भी क्या दिख रहा है कि जो कैपेसिटेंस है डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है, और एप्सिलॉन नॉट की जगह, यानी कि एप्सिलॉन नॉट यानी वैक्यूम है या फिर एयर है, बीच के मीडियम चेंज कर दे तो एप्सिलॉन नॉट भी चेंज होगा, यानी कि मीडियम पे भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ से भी हमें दिख रहा है कि मीडियम और शेप एंड साइज पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो ऐसा है, एक पे प्लस चार्ज हमें दिख रहा है, एक पे माइनस चार्ज दिख रहा है, हम पूरा कनेक्शन नहीं दिखा रहे हैं, इधर माइनस चार्ज। अगर हम इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करेंगे तो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है। एज अगर ये चौड़ा रहा, यानी कि इसका थिकनेस ज्यादा रहा, तो ये कुछ ये ऐसा डिफेक्ट शो करता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है थोड़ा आउटवर्ड टाइप रहेगा, इसे हम बोलते हैं फ्रिंज डिफेक्ट, ठीक है। इसलिए जो हम लोग कंडक्टर यूज करते हैं वो बहुत ही थीन यूज करते हैं, ताकि ये फ्रिंज नहीं रहे, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहे इन दोनों प्लेट्स के बीच में ही रहे, ठीक है। सर प्लेट से बाहर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है तो उससे असर क्या पड़ेगा? लॉस है, ठीक है। जैसे कि अब मान लेते हैं कि कंडक्टर है यहाँ पे हमारे पास, इस पे हम पॉजिटिव चार्ज दे दिए, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, इस कंडक्टर से इंफिनिटी तक,
यस सर। ठीक है, तो यहाँ से इनफाइनाइट तक फैला हुआ है, हम उसे सब यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम इसे किसी पार्टिकुलर रीजन में हम रोक के रख लें तो हम जैसे चाहे यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर से समझ सकते हैं कि अगर हम बकेट में पानी रखे हैं तो उसे जब जरूरत पड़ेगा तो हम उसे यूज कर लेंगे। लेकिन वही पानी अगर हम फर्श पे फैला दें तो हमारे किस काम का होगा? पानी तो फैला हुआ है यहाँ से वहां तक, लेकिन हमारे लिए किसी काम का नहीं रह जाएगा। ठीक है, यस तो सर। वैसा ही यहाँ भी सिचुएशन हम समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक यानी बाहर फैला हुआ है, तो हमारे लिए लॉस ही है, ज्यादा यूज हम उसका यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक पर्टिकुलर रीजन में है तो उस रीजन वाले को हम लोग यूज कर पाएंगे, तो इसलिए। ठीक है, कैपेसिटेंस ही फाइंड करना है। ऐसा दे रखा है ए बी एंड दोनों प्लेट्स के बीच का सी, स्मॉल सी है। फाइंड कैपेसिटेंस। सर E नॉट AV by C। क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन E नॉट। नॉट AV by C। एप्सिलॉन नॉट AB by C। ठीक है, इसका सर एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर by D। एप्सिलॉन नॉट एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई डी। ठीक है, नहीं एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी ही रखना है। सर हम्म सर HCV में एक लाइन दिया था सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के बारे में कि इफ द सिलेंडर्स आर लॉन्ग एज कंपेयर टू द सेपरेशन बिटवीन देम the electric हम्म, field at a point between the cylinder will be radial and its magnitude will depend only on the distance of the point from axis। इसका क्या मीनिंग है सर? मतलब लॉन्ग सिलेंडर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल रहेगा, और आगे क्या था? Sir, magnitude will depend only on the distance of point from the axis। हाँ हाँ। तो इसमें क्या दिक्कत है, आ रहा ही बताओ। सर मतलब वो समझ नहीं आ रहा कि मतलब डिस्टेंस से हम लोग इसको कैसे रेट कर रहे हैं, मतलब जो उसका लेंथ है और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ये सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो मतलब 3 डायमेंशन हर जगह से बनेगा ना उसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड डायमेंशन में रहेगा, लेकिन कह रहा है कि ऐसे सिलेंड्रिकल है अगर और ये बहुत लंबा है, ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो रेडियली ऐसा आउटवर्ड की तरफ चारों तरफ रहेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि सिलेंड्रिकल ही रहता है और इतना बड़ा ही छोटा सा रहता है, तो इस पे अगर हम चार्ज दिए होते तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ ऐसा रेडियल होता है कि यहाँ से ऐसे भी जाता। बोलो। ये सर समझ आ गया। ठीक है, तो वही बोल रहा है बहुत लंबा है, तो हम उसके न या फिर हम उसके बहुत करीब में देखना चाहते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियली होगा। पॉजिटिव चार्ज होगा तो आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज होगा तो इनवर्ड। और क्या देख रहे थे? हाँ, तो यहाँ से है कि अब एक चीज देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हम बार बार बोल रहे हैं कि एनर्जी है एनर्जी है, तो कैसे एनर्जी? ठीक है, यानी कि इसके अंदर एनर्जी कैसे स्टोर्ड है। ठीक है, हम लोगों ने एनर्जी स्टोर्ड ऑन कंडक्टर फाइंड करा था, या हाफ सी वी स्क्वायर या हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, ऐसा कुछ आया था। ठीक है, यहाँ भी वही चीज आएगा, कैपेसिटेंस ले रहे हैं, लेकिन कैसे वो चीज देख रहे हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो प्लेट्स है, ठीक है, हम इस पे चार्ज देना चाहते हैं, तो चार्ज हम लोग ऑफ कोर्स जो है कि चार्ज जो है दूसरे कनेक्शन के थ्रू इसमें मूव करता है। यानी कि हम बाहर ऐसा अगर हम एक बैटरी कनेक्ट कर दे तो ये बैटरी जो है इस पे कुछ वर्क करता है,
और उस वर्क के कारण दोनों पे एक से चार्ज निकाल के दूसरे पे दे देता है। लेकिन फाइंड करने के लिए हम ऐसे समझते हैं कि एट एनी टाइम, एट एनी मोमेंट, ठीक है, किसी समय पे मान लेते हैं टी समय पे, इस पे चार्ज जो है प्लस क्यू है, इस पे चार्ज है माइनस क्यू। हमें इसका जो फाइनल चार्ज है, यानी कि फाइनल चार्ज की अगर हम बात करें, फाइनल चार्ज ऑन प्लेट जो है लेट से कैपिटल क्यू है, एक पे प्लस कैपिटल क्यू, एक पे माइनस कैपिटल क्यू, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस C, कैपेसिटेंस जो है वो कैपिटल सी। हमें पता करना है कि इसे 0 से लेके कैपिटल क्यू चार्ज अगर हम दिए हैं तो टोटल इसमें कितना एनर्जी स्टोर्ड है। तो हम लोग जानते हैं कि जो एनर्जी स्टोर्ड होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से है, यानी कि कंजर्वेटिव नेचर है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। यानी कि इनडायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी ही पूछा जा रहा है। और हम जानते हैं ये भी है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है। तो हम इसे लेकर कैपिटल क्यू यानी कि 0 से क्यू चार्ज ले जाने में हमें वर्क डन बाय एक्सटर्नल अगर पता चल जाएगा तो हमें पोटेंशियल एनर्जी भी पता चल जाएगा, ठीक है। यानी कि 0 से क्यू चार्ज करने में अगर हम वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पता कर ले तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं फाइंड करने के लिए कि इससे अगर हम एक dq चार्ज उठा के इस पे ले जाएं, बात यही कर रहे हैं कि यहाँ से dq निकाल के इस पे देते जा रहे हैं तो इस पे प्लस क्यू बढ़ता जा रहा है, उस पे घटता जा रहा है, ठीक है। तो हम इसी चीज को हम लोग फॉलो करेंगे, भले ही एक्चुअली में कोई और मेथड से हो रहा है, ठीक है। चार्ज कैसे फ्लो करेगा, कितना एनर्जी लेगा, क्या करेगा, वो सारा कुछ होगा इसमें, और कुछ थोड़ा बहुत जो बच जाएगा वो करंट में। लेकिन फिलहाल अगर हम देख रहे हैं कितना एनर्जी है तो हमें सिर्फ दो पैरेलल प्लेट्स दिख रहे हैं, एक पे प्लस क्यू चार्ज है ना, एक पे माइनस क्यू। तो हम क्या किए कि एक से चार्ज को उठा के दूसरे पे देते जा रहे हैं, तो इसमें हमें कितना वर्क करना पड़ेगा वो हम फाइंड कर रहे हैं। तो किसी टाइम पे एक पे चार्ज छोटा क्यू है प्लस क्यू, और एक पे माइनस छोटा क्यू। अब डी क्यू चार्ज को ले जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिख रहा है किधर किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हम अगेंस्ट में वर्क कर रहे हैं। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल अगर हम लिखें, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एक तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं Q इंटू डेल्टा V, यानी कि V इंटू डी क्यू लिख सकते हैं। V इस समय कितना होगा तो Q बाई C होगा इंटू डी क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि 1 बाई C डब्ल्यू एक्सटर्नल Q डी क्यू बचेगा। कहाँ कहाँ से चार्ज ले जा रहे हैं, 0 से कैपिटल क्यू, तो यहाँ से वर्क डन बाय एक्सटर्नल हमें कितना मिल जा रहा है, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, ठीक है। यही चीज आया था कंडक्टर के लिए भी, यहाँ भी वही चीज आ रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है वो कितना है, तो हम बोल सकते हैं कि हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी होगा, या इसे हम हाफ सी वी स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर हाफ क्यू इंटू वी लिख सकते हैं। इतना बात में किसी को दिक्कत? नो सर। ठीक है, ये चीज हम लोग पहले से भी जानते हैं कितना ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी एनर्जी है दो प्लेट्स ऐसे हैं, ठीक है। जो भी एनर्जी है अगर हम इसे ऐसे हम बना देते हैं तो इसी के बीच में स्टोर्ड है, ठीक है। अगर सिर्फ एक प्लेट होता तो इस प्लेट से इंफिनिटी तक होता, लेकिन अगर दो प्लेट्स हैं, एक पे माइनस प्लस क्यू एक पे माइनस क्यू, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो जो भी एनर्जी होगा इसी रीजन में होगा, ठीक है। तो रीजन के हिसाब से डिफाइन करने के लिए एक टर्म हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, एनर्जी डेंसिटी।
इसे हम लोग स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग बोलते हैं कि एनर्जी डेंसिटी। तो यहाँ से अगर हम एनर्जी डेंसिटी लिखें तो क्या लिखेंगे बताओ? क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। c को हम लिख रहे हैं ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ठीक है, ये दोनों के बीच का दूरी d है और इसका एरिया जो है वो a। वॉल्यूम क्या लिखेंगे? ए इंटू डी। ए स्क्वायर इंटू डी। एडी ना, ए एरिया ही ले रखे हैं कैपिटल है। ठीक है, यानी कि a इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम d लिख लेते हैं तो ये कितना हो गया? d से d गया, ए स्क्वायर इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट, यही होगा। यानी कि u को हम लिख सकते हैं q बाई ए जो होता है सिग्मा होता है, तो सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन। ठीक है, सिंस q बाई ए चार्ज पर यूनिट एरिया जो होता है वो सिग्मा होता है। दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आया था इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आया था, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट को ई से रिप्लेस कर दे तो हम लोग इसे 1/2 सिग्मा इंटू ई भी लिख सकते हैं, या फिर 1/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर लिख सकते हैं। ये ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का भी यही फॉर्मूला आया था जो कि एनर्जी डेंसिटी का आ रहा है। एनर्जी डेंसिटी हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो किसी भी रीजन में पर यूनिट वॉल्यूम कितना एनर्जी है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ हमें डायरेक्टली दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है, यानी कि किसी भी रीजन में अगर हम एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एनर्जी भी होगा। आगे चल के देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड है रीजन में तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल फील्ड जहां जहां भी है वहां वहां ग्रेविटेशनल एनर्जी भी होगा। क्लियर है? यानी कि फील्ड जहां है वहां पे रिप्रेजेंट करता है कि एनर्जी है। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम लोग जो एनर्जी पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं बल्कि क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जिसे हम बोल रहे हैं। तो पूरे रीजन में जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड जहां तक फैला हुआ है उस रीजन में उसके पास एनर्जी होगा। इस चीज को ये रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये चीज था एनर्जी कि हाँ भाई इतना एनर्जी स्टोर्ड है किसी भी, अगर हम क्यू चार्ज दिए हैं उसका कैपेसिटेंस सी है तो कितना एनर्जी स्टोर्ड है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना होगा तो कितना है, ये चीज हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इसी पे बेस्ड सर्किट में अगर हमें यूज करना होगा तो कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं। तो एक चीज नोट करना है बैटरी से रिलेटेड। फर्स्ट, ये हमारा बैटरी है। ठीक है, ये अगर हमारा बैटरी है और इसमें पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं या फिर करंट। हाँ सेल होगा ना? हाँ भाई, सेल बोलो या बैटरी बोलो। ठीक है, बहुत तो सारे सेल बैटरी मिल तो जाते हैं तो बैटरी हो एक जाता से है। ज्यादा सेल होगा। हाँ, जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बात तो वही चीज को रिप्रेजेंट करता है ना। फाइनली हम लोग एक ही से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, ऐसे सिंपली अगर बोला जाए तो सेल सही रहता है। तो सेल बोलो या बैटरी बोलो, बात एक ही है। हम एक बड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस का रिप्रेजेंट कर रहे हैं या छोटे छोटे सेल्स को रिप्रेजेंट करें। मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेल है, लंबा डंडी पॉजिटिव यानी कि हायर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, छोटा डंडी लोअर पोटेंशियल को। मान लेते हैं कि ये जो हमारा बैटरी है इससे करंट इधर जा रहा है। ये तो सबको पता है कि जिस डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होता है उधर ही फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है।
कन्वेंशनल डायरेक्शन याद है? यस सर। यानी कि जो हमारा चार्ज फ्लो हो रहा होगा इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, पॉजिटिव ही मान रहे हैं तो वो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जो है करंट की डायरेक्शन में ऐसा फ्लो हो रहा है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन हमें मिल सकता है, क्या कि अगर हमारे पास ये बैटरी है लेकिन इससे जो करंट जा रहा है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में करंट दौड़ाएंगे, इस चैप्टर में चार्जिंग पे फोकस करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉजिटिव चार्ज था हमारा वो इधर से इधर की तरफ जा रहा है, यानी कि इस बैटरी को देखे तो हायर से लोअर की तरफ, और फर्स्ट केस में देखे तो लोअर से हायर की तरफ। तो फर्स्ट केस क्या रिप्रेजेंट करता है? ये हमें रिप्रेजेंट करता है कि जो बैटरी है या फिर सेल है वो डिस्चार्ज हो रहा है, यानी कि एनर्जी इज सप्लाइड बाय द सेल। ठीक है, सेल जो है वो बैटरी एनर्जी सप्लाई कर रहा है, यानी कि इसका मतलब ये क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, यानी कि एनर्जी लॉस कर रहा है, दूसरे को प्रोवाइड कर रहा है, खुद डिस्चार्ज हो रहा है। और इसमें एनर्जी कितना होगा सप्लाइड? अगर हमसे पूछा जाए कि इस केस में कितना सप्लाइड होगा, अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है तो हम लोग लिखेंगे Q इंटू V, क्योंकि एनर्जी सप्लाइड क्या है तो वर्क डन। वर्क डन क्या होता है तो चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी है, चार्ज Q जा रहा है तो इसलिए एनर्जी सप्लाइड हम लोग लिखेंगे Q इंटू V। वैसे ही सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस में हम लोग देख रहे हैं कि बैटरी के हायर से लोअर की तरफ जा रहा है। ठीक है, यानी कि ये जो केस है एनर्जी सप्लाइड टू है, इज सप्लाइड टू द सेल। ठीक है, इस समय हम बैटरी या फिर सेल को उसको चार्ज कर रहे हैं, यानी केस किसका है, चार्जिंग का। ठीक है, इस समय क्या हो रहा है, सेल चार्ज हो रहा है। और इस केस में क्या होगा, एनर्जी इज सप्लाइड टू बैटरी, सप्लाइड या फिर कंज्यूम्ड लिख देते हैं बाय बैटरी बोलो या फिर सेल इक्वल टू Q इंटू V होगा। ठीक है, दोनों केस में बात समझ में आया कि किस केस में बैटरी एनर्जी दे रहा है और किस केस में कंज्यूम कर रहा है। तो दोनों चीज को ध्यान में रखना है कि कभी भी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या फिर करंट देखना है। चार्ज या करंट अगर उसके हायर पोटेंशियल से निकल रहा है तो हम बोलेंगे कि वो एनर्जी सप्लाई कर रहा है, लेकिन अगर उल्टा हो यानी कि इन करंट हायर पोटेंशियल से इन जा रहा है बैटरी में तो हम बोलेंगे कि एनर्जी हम बैटरी को अब सप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है इतना? सर वो वाला पार्ट एक बार एक्सप्लेन करिए ना, V इंटू क्यू वाला एनर्जी सप्लाइड, मतलब ये फॉर्मूला कैसे आया? जैसे कि बैटरी के दो टर्मिनल्स हैं, एक टर्मिनल दो टर्मिनल, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। ठीक है, चार्ज कितना इससे फ्लो कर रहा है, Q कर रहा है। इनिशियली ये है, फाइनल ये है, यानी कि A टू B जा रहा है। तो डेल्टा V क्या लिखोगे, VB माइनस VA भी होगा। तो यस सर। वर्क डन क्या लिखेंगे, Q इंटू डेल्टा V इंटू Q भी होगा, और यही क्या वर्क डन हमारा एनर्जी होगा यहाँ पे। यस सर। ठीक है, तो इसीलिए बैटरी से जो भी एनर्जी होगा Q इंटू V होगा। अब यहाँ दिख रहा है कि चार्ज जो है कहाँ से जा रहा है, लोअर से हायर पे जा रहा है, यानी कि ये जो एनर्जी है बैटरी सप्लाई कर रहा है, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज लोअर से हायर जा रहा है, तो खुद ब खुद तो पॉजिटिव चार्ज लोअर से हायर जाता नहीं है।
ठीक है, यानी कि बैटरी एक्सटर्नल वर्क करके एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट केस में अगर देखेंगे तो B2A जा रहा है, यानी सर पोटेंशियल लेकिन ये डिफरेंस। चार्ज आ कहाँ से रहा है, मतलब प्रोवाइड कौन कर रहा है ये चार्ज? सर्किट में है तो सर्किट में घूम रहा होगा। मतलब कंडक्टर में पहले से चार्ज और ये बस चार्ज को घुमा रहा है। हाँ, जैसे कि हम ये एक पार्शियल सर्किट बनाया ना, ये तो जानते हो ना कि करंट कभी भी फ्लो करता है तो कंप्लीट सर्किट होता है, तब भी क्लोज सर्किट यस होता सर। है। तो ठीक है, हम यहाँ पार्शियल दिखा रहे हैं नहीं कि वो किसी पार्ट है इसमें से चार्ज ऐसा फ्लो कर रहा है। ठीक है, करंट हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज को। अब चार्ज कैसे फ्लो कर रहा है। अच्छा, ये चीज है तो एक चीज और बताई तो ये करंट में ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल हम सिर्फ इतना पूछना चाह रहे हैं, जो बल्ब जलता है, करंट बहता है, तो उसमें जो चार्ज फ्लो करते हैं तो कहाँ यूटिलाइज होता है, कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म कोई एक्सप्लेन कर सकता है। जैसे थोड़ा सा हटके हम जा रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बल्ब है, इसे हम बैटरी से कनेक्ट किए तो इसमें ऐसे करंट बहेगा, ये तो सबको पता है। अब Yes. ये करंट बह रहा है, यानी कि करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज फ्लो कर रहा है इस वायर में। बात समझ आ रहा है। ऐसा अगर करंट रिप्रेजेंट किए हैं तो चार्ज, यानी कि हम पॉजिटिव माने तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, एक्चुअली में जो फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन करता है और इसका अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा हो, लेकिन हम मान लिए पॉजिटिव चार्ज ही कर रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज ऐसा फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, तो ये चार्ज कहाँ से आया, कहाँ जा रहा है, कोई बताएगा। बोलो। देखो, ये सारे चीजें हम लोग करंट में एक्सप्लेन करते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत हम बता देते हैं कि ये जो कंडक्टर्स हैं, बल्ब हो गया, वायर हो गया, उसमें पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ चार्ज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम उसका अपोजिट मान रहे हैं, पॉजिटिव मूव कर रहे हैं, ये मान रहे हैं। ठीक है, तो क्या करता है कि ये चार्ज जो है इसमें जितना पहले था उतना ही आखिरी समय तक रहेगा। चार्ज ना ही कहीं यूटिलाइज हो रहा है, ना ही कहीं क्रिएट हो रहा है। चार्ज कंजर्व होता है, यहाँ भी कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा है, लेकिन चार्ज जो है हमारे ट्रक जैसा काम कर रहा है। यानी क्या करता है कि ये चार्ज मूव करके बैटरी पे आया, बैटरी से यहाँ एनर्जी उठाया, ले जाके बल्ब को दिया, बल्ब जला, एनर्जी खत्म हुआ, फिर चार्ज आया, उठा के ले गया। ठीक है, तो ऐसा काम करता है ये चार्ज, ना ही कहीं से क्रिएट हुआ है, ना ही डिस्ट्रॉय हो रहा है, कुछ भी नहीं, बस वो एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को पहुंचाने का काम करता है। जैसे कि फैक्ट्री में कोई सामान बना तो ट्रक पे लोड करते हैं, जाके कहीं दुकान पे, मॉल में, जहाँ भी गिराना होता है गिरा देते हैं, फिर वो खाली होके आता है, फिर उठाता है, ऐसे ही सर्कल चलते रहता है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर ये चार्जेस की बात कर रहे हैं, तो वैसे ही करंट को कंडक्ट करते हैं, बैटरी से एनर्जी कंडक्टर तक पहुंचाते हैं, बल्ब लगा हो, पंखा लगा हो, उस तक पहुंचाते हैं। बात समझ आ रहा है। यस सर। ठीक है, तो यही जो है चार्ज है, उसी चीज को हम एक पार्सली यहाँ मान लिए कि चार्ज इस बैटरी से फ्लो कर रहा है। तो हो सकता है रास्ते में हमें ऐसा दिख जाए कि ये लोअर से हायर जा रहा है, और एक समय हो सकता है ऐसा कि ये हायर से लोअर जाए, जैसे कि सेकंड केस। कोई भी दोनों केसेस में से कोई भी मिल सकता है, तो दोनों में क्या लिखेंगे वो चीज समझना। क्लियर है। ये वाला कंसेप्ट हम लोग करंट जब पढ़ेंगे तो और भी समझेंगे। करंट चार्जेस को हम लोग चार्ज कैरियर्स कहते हैं, तो क्यों कहते हैं वो सारा चीज। ठीक है, तो हम अभी थोड़ा सर्किट यूज करने वाले हैं, इसलिए बैटरी के बारे में थोड़ा बता दिए। अब मान लेते हैं कि हम एक कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करना चाहते हैं चार्ज। ठीक है,
यानी सर्किट। कैपेसिटर का सर्किट देखते हैं। एक हमारे पास ये कैपेसिटर है, इसे हम किसी एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए। ठीक है, ये स्विच है, पोटेंशियल भी है, कैपेसिटेंस भी है। कंडक्टिंग वायर है, तो वायर कंडक्टिंग जब भी रहेगा तो इसका रेजिस्टेंस जो होगा हम लोग हमेशा 0 मानेंगे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इसका 0 है। अब अगर हम की को स्विच क्लोज कर दें, क्या होगा बताओ? चार्ज फ्लो करेगा। चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस तो है नहीं, इसका पोटेंशियल भी है, सीरीज में है तो इसका भी पोटेंशियल भी हो जाएगा। हो जाएगा, इधर से कुछ चार्ज जाएगा, ऐसा फ्लो करेगा। बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, और इस पे ऐसा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे माइनस चार्ज, और क्यू की बात करेंगे तो C/V होगा। ठीक है, ऐसा होगा। ये जो रेजिस्टेंस नहीं है तो ये चार्ज जो भी होगा ये तुरंत हो जाएगा। ठीक है, नहीं जो भी चार्ज उस पे जाना होगा ये सडन होगा। सडन इस कैपेसिटेंस के क्रॉस जो का जो पोटेंशियल है वो तुरंत से ही भी पहुंच जाएगा, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज को रोकने वाला कोई नहीं है। रेजिस्टेंस जो है वायर में हम 0 मानते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये सडन प्रोसेस होगा। ठीक है, ये प्रोसेस क्या होगा, बहुत जल्दी होगा। यानी कि अगर हम इसका देखते हैं कि चार्ज वर्सेस टाइम अगर हम देखें, तो अगर हम इस चार्ज को बोल रहे हैं कि ये Q है जो कि CV है, तो ये तुरंत ऐसा होगा। ठीक है ना, कि तुरंत से ही CV पहुंच जाएगा, टाइम नहीं लगेगा अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो। कैपेसिटेंस है, हमने बंद किया, चार्ज इसमें फ्लो करना शुरू करेंगे और चार्ज का फ्लो जो होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड उस थोड़ा बहुत अगर हम अंदर की बात कहें तो जैसे वायर है, सर्किट कंप्लीट हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस वायर में हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है। तो उतना जल्दी ही पूरे वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा और चार्ज उतने जल्दी से ही चलने लगेंगे। इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यानी कोई रुकावट नहीं है। तो जो प्रोसेस होता है बहुत सडन होता है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस रहे, यानी कि रियलिटी की बात करें तो रेजिस्टेंस जो होगा ये नॉन जीरो होगा। ठीक है, ये अभी जो कुछ भी पढ़ रहे हैं इसे RC सर्किट करके हम लोग करंट के बाद पढ़ते हैं। अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत यूज करते हैं हम लोग, तो इसलिए सारा कंसेप्ट थोड़ा बहुत बता देते हैं। ठीक है, अगर हम रियलिटी की बात करें तो रेजिस्टेंस जो है नॉन जीरो होगा, कम हो बहुत कम हो लेकिन रहेगा जरूर। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस रहा है तो रियली में होता क्या है वो चीज हम लोग कैसे देखते हैं। ठीक है, तो क्या होगा बताओ, इसे अगर हम क्लोज कर दे तो क्या होगा? तो चार्ज का फ्लो थोड़ा कम रेट से होगा, मतलब कैपेसिटर तक पहुंचने का। ठीक है, जैसे कि पिछले केस में हमारे पास वायर था, कंडक्टिंग वायर, तो अगर हम यहाँ का पोटेंशियल 0 मानते तो हर जगह सेम पोटेंशियल होता है, यहाँ का भी पोटेंशियल क्या होता है 0। यहाँ का पोटेंशियल भी मानते तो यहाँ का भी पोटेंशियल भी होता।
क्लियर है? क्योंकि हम इसमें वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं माने हैं। अगर करंट आई जा रहा है तो V इक्वल टू आई आर होता है, आर जीरो है, यानी कि डेल्टा V जीरो, यानी कि हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, सेम। लेकिन ऐसा केस हो गया, तो ऐसे केस में अगर हम यहाँ का पोटेंशियल जीरो माने तो यहाँ का हम जीरो बोल सकते हैं, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे हम जीरो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है। इस साइड की अगर हम बात करें भी है तो यहाँ का भी बोल सकते हैं, यहाँ पे भी बोल सकते हैं। ठीक है। हम t इक्वल टू जीरो पे बोल रहे हैं उस समय, यानी कि इनिशियली इस कैपेसिटर पे चार्ज जो है जीरो है। ठीक है। नहीं, एट t इक्वल टू जीरो हम देखें तो चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या होगा, जीरो होगा। चार्ज जीरो तो पोटेंशियल कैपेसिटर क्या होगा, जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर का क्या होगा, जीरो, क्योंकि भी क्या होता है, क्यू बाई सी होता है। क्लियर है? तो अगर हम यहाँ जीरो बोल रहे हैं तो यहाँ भी जीरो, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो यहाँ का भी क्या होगा, पोटेंशियल जीरो होगा। यानी कि हमें दिख रहा है कि इनिशियली जो भी है इसके क्रॉस भी है, तो आई इक्वल टू वी बाई आर जा रहा है। ठीक है। यानी कि t इक्वल टू जीरो पे देखें तो हमारा जो कैपेसिटर है उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, यानी कि हम बोलेंगे कि इट बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट। ठीक है, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, तो हम ये ऊपर वाला सर्किट ऐसा समझ सकते हैं कि हमारा बैटरी था, इसमें से करंट कितना जा रहा है, V बाई आर। ठीक है। यानी कि ये कैपेसिटर रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ हमने एक वायर से कनेक्ट कर दिया है, बस ऐसा ही बिहेव है। कैपेसिटर वहां रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? इतना में कोई दिक्कत? ये वाला जो केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये हमें बहुत लास्ट में मिलेगा, नहीं करंट पढ़ने के बाद मिलेगा। अब भी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वही इस चैप्टर में मोस्टली यूज करेंगे, स्टेडी स्टेट का केस। हाँ सर जो रेजिस्टेंस होता है वो तो एक पूरे कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है, तो वो पूरे सर्किट में जहाँ भी कंडक्टर है वहाँ पे भी रेजिस्टेंस होना चाहिए ना, तो हम लोग एक स्पेसिफिक जगह रेजिस्टेंस क्यों बनाते हैं? जैसे कि हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि जो हमारा कनेक्टिंग वायर है वो रेजिस्टेंस लेस है। ठीक है। रियली में जो होता है वो क्या होता है, हर एक पॉइंट पे रेजिस्टेंस होगा। ठीक है। यस जहां सर। जहां कंडक्टर है वहां वहां होगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो कनेक्टिंग वायर होता है उसका रेजिस्टेंस को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, और जो भी डिवाइस यूज कर रहे होते हैं सिर्फ उसी के रेजिस्टेंस को हम लोग लेकर बाकी कहानी करते हैं। ठीक है। जब हायर स्टडीज में जाओगे तो वहां पे उस वायर के भी रेजिस्टेंस को भी वेरिएबल के टर्म में लेना पड़ता है। ठीक है। यस सर। सर दो हम लोग वायर अगर बीच से हम लोग एक पूरा सर्किट को काट देंगे, मतलब और उसमें पहले से एक करंट फ्लो हो रहा होगा, तो जो कटा हुआ वायर है सर वो कैपेसिटर जैसा बिहेव नहीं कर सकता है, क्योंकि वो भी तो कंडक्टर है और डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। नहीं, वायर कैसा बना होता है, सिलिंड्रिकल शेप का होता है। ऐसा है। ठीक है। अगर काट के ही बोल रहे हो कि बीच में हम गैप छोड़ दें, वो यस सर। कैपेसिटर की तरह बिहेव करे, क्या हम यस। इस पे जो चार्ज प्रोवाइड किए वो कैसा चार्ज प्रोवाइड किए हैं, कोई चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं? हम कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज करा रहे थे, कट गया तो कनेक्शन खत्म, चार्ज फ्लो करना ही बंद कर गया होगा। यस सर। ठीक है। और ऐसे जब होता है कि दो वायर्स हैं, अगर हाई पोटेंशियल पे किसी तरीके से अगर हम दोनों को हाई पोटेंशियल पे रखें और ऐसा पास में लाए हैं, तो देखोगे कि कभी मूवीज या कहीं पे देखोगे कि यहाँ से एक ब्लू कलर का लाइटनिंग होता है और यहाँ से ऐसा दोनों वायर के बीच में टच करता है, कहीं देखे हो? यस सर।
रियल Yes. लाइफ में का तो पता नहीं, मूवीज में जरूर देखे होगे। ठीक है, तो होता क्या है कि जो हम लोग आयोनाइजेशन का बात किए थे ना एयर का, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से आयोनाइज हो जाता है और जो एयर होता है वही कंडक्टिंग पाथ हो जाता है, तो करंट फ्लो होने लगता है। लेकिन अगर एक ही सर्किट का बात कर रहे हैं, कनेक्शन खत्म, सर्किट ब्रेक हो गया, तो करंट ही नहीं फ्लो करेगा। ठीक है, क्योंकि चार्ज को फ्लो करने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। ये तो देखे कि हम t=0 की बात करें, अगर हम बहुत लंबे समय के बात करें, यानी कि आफ्टर लॉन्ग टाइम, ठीक है, लॉन्ग टाइम किस चीज का, तो की क्लोज्ड होने के बाद, ठीक है, की क्लोज्ड हो गया है, उसके बहुत समय के बाद अगर हम देखते हैं तो क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे क्लोज था, ये सी है, ये वी है, ये आर है। ऐसा हो गया, बहुत देर के बाद इस कैपेसिटर पे जो है हमें क्या दिखेगा कि इस पे प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू आके इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, एक समय आएगा कि जब इसका पोटेंशियल वी हो जाएगा, यानी कि इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस बहुत समय के बाद जितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही हो जाएगा। इस समय पे अगर हम देखें तो यहाँ का पोटेंशियल 0 बोलते हैं, तो यहाँ का भी 0 बोलेंगे। इसके क्रॉस भी है तो यहाँ का भी, यहाँ का भी बोल रहे हैं तो यहाँ का भी। तो अब रेजिस्टेंस के थ्रू करंट कितना दिख रहा है हमें, 0 दिख रहा है। जीरो क्यों है, कोई बताएगा। सर टोटल चार्ज फ्लो कर चुका है इसीलिए। चार्ज फ्लो कर गया है, पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के क्रॉस अब कितना दिख रहा है, 0। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 तो करंट 0। तो ये हमें क्या दिख रहा है, करंट है ही नहीं, तो क्या ये हमें ओपन सर्किट की तरह दिख रहा है, ऐसा ही दिख रहा है। इसमें से करंट 0 है, इसके क्रॉस का पोटेंशियल भी है, इसके क्रॉस का भी पोटेंशियल भी है। तो हम लोग यही चीज देखेंगे कि अगर कोई भी रेजिस्टेंस और कैपेसिटिव सर्किट है तो बहुत समय के बाद हम लोग देख रहे हैं कि ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, यानी कि हम लोग रेजिस्टेंस यहाँ पे रहे चाहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं एसटीडी स्टेट, और इस चैप्टर में हम लोग यही स्टेट के बारे में पढ़ेंगे बहुत लंबे समय के बाद। यानी रेजिस्टेंस इन द सर्किट को नेग्लेक्ट करके पढ़ना है, रेजिस्टेंस के बारे में सोचना ही नहीं। क्लियर है। रेजिस्टेंस नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग करंट में पढ़ते हैं, करंट में पढ़ेंगे, उसके बाद रेजिस्टिव एंड कैपेसिटिव दोनों एक साथ आरसी सर्किट बोलते हैं, वो चीज पढ़ेंगे। अभी कहीं भी जरूरत पड़े तो वहां पे इस चीज को कंसिडर नहीं करना है। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इस पे सारा चार्ज क्यू है, माइनस क्यू है, यानी कि जो भी एनर्जी है इसी में स्टोर हो गया है। ठीक है, यानी कि अब रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं है कि रेजिस्टेंस से एनर्जी लूज करे। ठीक है, ये बताने का रीजन सिर्फ इतना था कि यहाँ से अगर हम देखें एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, हमें कितना दिख रहा है, हाफ क्यू सी भी सी के टर्म में लिखते हैं, या फिर क्यू के टर्म में लिखे तो क्यू इंटू वी ये लिखेगा, बोलो। यस सर। एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी कितना हुआ, 0 से चार्ज Q हो गया तो एनर्जी सप्लाई कितना हुआ, Q इंटू वी हुआ।
यानी कि बैटरी ने क्यू भी एनर्जी सप्लाई किया, हाफ क्यू भी स्टोर हुआ, तो आधा कहाँ गया? सर हीट वीट में कन्वर्ट हो गया होगा। थ्रू रेजिस्टेंस। ठीक है, ये थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव चीज है जो हम बता रहे हैं। अब इस चीज पे कि डायरेक्टली इसमें दिया रहता है कि हाँ भाई इतना एनर्जी है, ये चीज है। अब इस चीज को समझने के लिए हम लोग इतना कहानी किए कि अगर करंट बह रहा है, रेजिस्टेंस है, तो उसके थ्रू जूल सिटिंग इफेक्ट I²R कुछ लॉस होता है। ठीक है, T=0 पे देखे तो करंट जो है मैक्सिमम जा रहा है रेजिस्टेंस के थ्रू V/R, लेकिन बहुत समय के बाद रेजिस्टेंस के थ्रू करंट 0 हो गया है, यानी कि अब ये सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, जितना भी एनर्जी कैपेसिटर पे स्टोर होना था अब हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि एनर्जी जो स्टोर है कैपेसिटर, वो एनर्जी सप्लाइड का आधा है। आधा पार्ट कहाँ गया? तो आधा पार्ट हीट लॉस में चला गया। क्लियर है? और इसमें चार्जिंग का हम बनाएंगे टाइम के साथ, तुरंत नहीं होता है, कुछ समय लगता है, ऐसा कुछ जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे आएगा इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, कर्व कैसे आएगा। हम लोग इस चैप्टर में जो भी बात करेंगे स्टेडी स्टेट का ही बात करेंगे। क्लियर है? सर बिना रेजिस्टेंस के स्टेडी स्टेट नहीं आ सकता? बिना अगर सर्किट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बस जैसे हम लोग का पहला केस था, तो उसमें स्टेडी हाँ, स्टेट नहीं आ तो सकता? रेजिस्टेंस नहीं है तो चार्ज होने में कितना समय लगेगा? तुरंत आ रहा है, सडन प्रोसेस हो रहा है वो तो। आइडियल केस में तो ये हमारे लिए बढ़िया है। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है रियलिटी में। रियलिटी में क्या होता है, वायर भी कनेक्टेड है, उसमें भी रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस रहता ही रहता है। तो ये जो हम लोग सेकेंड केस पढ़े हैं यही रियलिटी। फर्स्ट वाला जो एकदम आइडियल मान चुके हैं, तो हम कुछ माने ही नहीं, एक तरह से कहो तो। रेजिस्टेंस नहीं लिए, बस कैपेसिटर है, बैटरी है। ठीक है, तो जो भी कंडीशन होगा इसका ये स्टेडी स्टेट से ही हम लोग का होगा। आगे जो कुछ भी पढ़ेंगे तो लगभग स्टेडी स्टेट का ही कहानी रहेगा। लास्ट में जब हम लोग आरसी सर्किट पढ़ लेंगे तब रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों मिक्स रहेगा। तो अभी के जो भी है इसमें हम ये करेंगे कि हाँ रेजिस्टेंस था, चार्ज फ्लो हो चुका है, एनर्जी लॉस हो चुका है, रेजिस्टेंस को हम सर्किट में ड्रॉ नहीं करेंगे। अब समझ आ रहा है? ठीक है, Yes. तो नेक्स्ट हम लोग उससे जो बेस्ट क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि एनर्जी लॉस पे, कि अगर एक अलग अलग तरीके का कैपेसिटर है, उस बैटरी से कनेक्ट किया, हम उसे चार्ज करना चाह रहे हैं, तो कितना चार्ज किए, क्या किए, उस दौरान उसमें सर्किट में कितना चार्ज फ्लो करेगा, कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा, कितना लॉस गया है, यही सब चीज चलेगा। ठीक है, यस सर। और कल तुम लोग का टेस्ट भी है। सर आज का लेक्चर रहेगा क्वेश्चन में? आज वाला तो अभी कुछ किया ही नहीं है, क्वेश्चन तो क्या ही आएगा। ये वाला सब आ सकता है, मतलब कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए। ठीक है, ये हीट लॉस ये सब नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें भी 4-5 वैरायटी कराना है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना रहेगा? अभी तो देखते हैं, सिर्फ फिजिक्स का ही है ना, 2 आवर का है। यस सर। ठीक है, तो रहेगा ही 30-35 के आसपास। ठीक है, सिंगल भी रहेगा, मोर देन वन भी। ठीक है, मिक्स टाइप का रहेगा। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। थैंक यू सर।
हाँ, थैंक यू सबको।